जय हिंद मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास चल रही है वेक्टर की क्लास चल रही है। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या होता है। यदि आप लोग अभी नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के अभी उसे देख लीजिए कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो मुख्य रूप से होगा कि वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स का सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। और दूसरा देखेंगे मॉडुलस। मॉडुलस यानी कि मापांक, वेक्टर का मापांक देखा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे दर्शाया जाता है। और तीसरा देखा जाएगा टाइप। टाइप मतलब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा देखा जाएगा सम स्पेशल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ये चार टॉपिक आज हमारी क्लास की होंगे, है ना। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, मॉडुलस मापांक, तीसरा टाइप और चौथा हो गया स्पेशल डेफिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। फटाफट जो लोग नए यूजर्स होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है। तो सबसे पहला चीज वहां याद रखिएगा, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि और 11th की क्लास है तो कॉपी पेन खोल कर रखिए और समझिएगा कि सदिशों का निरूपण एक सरल रेखा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सरल रेखा। सरल रेखा यानी कि लाइन सेगमेंट जिसको कहते हैं, जिसके एक सिरे पर क्या लगा दिया जाता है? एरो। अगर मान लिया जाए ए बी को लाइन है और एक सिरे पर एरो लगा दिए तो इसका मतलब हो गया सदिश ए बी। सदिश ए बी अर्थात इसको बोल सकते हैं हम लोग वेक्टर ए बी, जिसमें क्या लगा दिए? एरो। अगर इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर ए, तो इसको लिखते हैं ऐसे, वेक्टर ए बी, ऊपर एरो का चिन्ह, वेक्टर ए बी, सदिश एरो, सदिश ए बी या फिर वेक्टर एरो। आगे का जो पार्ट होता है जहां पे एरो लगा हुआ होता है उसको हेड कहते हैं, उसको हेड कहेंगे या फिर टिप कहेंगे या फिर सिर कहेंगे। जो लोग हिंदी भाषी वाले होंगे सिर कहेंगे, मुख कहेंगे या फिर हेड कहेंगे। जो बैक हिस्सा होगा इसको शुरुआती बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुरुआती बिंदु अर्थात इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। इनिशियल पॉइंट यानी कि जहां से वेक्टर की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। तो इसको दूसरी भाषा में इसको टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। पूछ जिसको कह सकते हैं। जैसे ये हेड है तो ये क्या हो गया? टेल। ये सिर है तो ये क्या हो गया? पूछ हो गया। यानी मुख से पूछ चले गए। पाद भी कह सकते हैं, पैर जिसको कह सकते हैं, है ना। कैपिटल यानी कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहला चीज क्या रहना चाहिए? सरल रेखा। सरल रेखा कहने का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? एक रेखाखंड के द्वारा सदिशों का निरूपण किया जाता है। हमेशा इसे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। चलिए कोई बच्चा अगर वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट करके ऐसे लिख देता है तीर उल्टा, तो तीर उल्टा नहीं लिखा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं। तीर को ऐसे कभी मत लिखना है। जब भी किसी चीज पर देंगे तो वेक्टर या फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये था आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर का मापांक। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्लास 11th का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है सदिश का मापांक। तो यानी कि वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इसको दूसरी भाषा हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का मेजरमेंट निकालने के लिए देखिए मेजरमेंट होता है क्या। तो मेजरमेंट ऑफ वेक्टर इज ए पॉजिटिव नंबर। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं सदिशों का वह परिमाण जो केवल और केवल पॉजिटिव नंबर यानी कि धन संख्या, किसी भी सदिश का परिमाण जो संख्या व्यक्त करता है, कैसी संख्या? पॉजिटिव नंबर। कौन नंबर? पॉजिटिव नंबर, उसे हम कहते हैं सदिश का। जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मापांक का मतलब होता है कि आप इसको मॉड में लिखिए। क्या लिखिए? मॉड में। ठीक है, मापांक यानी कि मेजरमेंट भी कह सकते हैं इसको हम लोग, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं और परिमाण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिमाण। तो मॉडुलस के अंदर लिखेंगे या तो फिर इसे ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए का मापांक, मेजरमेंट, मैग्नीट्यूड, परिमाण, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या फिर ए। ये कैसी रह सकता है? तो ये रह सकता है आपका पॉजिटिव। ये क्या रह सकता है? पॉजिटिव रह सकता है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब से समझिए
5i, वेक्टर 5i है, इसका मापांक निकालेंगे तो पहले ऐसे करेंगे और इसका हो जाएगा वैल्यू आपका 5, वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए यदि अब इसमें डायरेक्शन लगा करके लिखा जाए, एक दूसरा कंडीशन बताते हैं, यदि वेक्टर का माप दिशा सहित बताया जाए, क्या बताया जाए, दिशा सहित, तो दिशा सहित जब लिखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, सबसे पहले तो यहां पर ऐसे डाल देंगे और यहाँ पर एन कैप, ये आपका जो बताएगा ये आपका डायरेक्शन बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये बदल गया आपका ऐसे इंटू एन, एन आपका क्या बता रहा है, दिशा। अगर दिशा सहित लिखना हो तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू कैप एन, एन आपका डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन पता होना चाहिए आपको कि डायरेक्शन आपका ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये आपका साउथ ईस्ट। ये सब चीज पहले से आपको पता होगा, है ना। मेन टॉपिक हमारा यहाँ क्या था, सदिश का मापांक। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स में कि चलिए सदिश के प्रकार। तो सदिश के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर वेक्टर्स और एक आपका एक्सियल वेक्टर्स। कौन कौन, तो याद रखेंगे, एक का नाम होता है पोलर वेक्टर्स और एक होता है आपका एक्सियल वेक्टर। कौन वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ठीक है, याद रखेंगे, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। अब जरा समझिएगा, जो लोग हिंदी वाले होंगे वो समझिएगा, इसको ध्रुवीय सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश, और इसे कहते हैं हम अक्षीय सदिश। तो ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगा कि ध्रुवीय सदिश और सदिश, ठीक है। देखिए एक ऐसा वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब जो लाइन सीधा, या जिस सदिश की दिशा वस्तु के गति के कण की दिशा होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में वस्तु ऑब्जेक्ट कोई भी गमन कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसका हो सकता है। दूसरी भाषा में इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है। ये क्या होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट कहने का मतलब होता है जिस वेक्टर का आरंभ बिंदु पता हो, आरंभ बिंदु पता हो या शुरुआती बिंदु पता हो, शुरुआती बिंदु पता हो, उसे हम कह सकते हैं पोलर वेक्टर। या ठेठ में सुनिए, जो पोल का मतलब होता है जैसे लाइन, बिजली वाला खंभा, पोल जैसा सीधा हो, सीधा स्ट्रेट लाइन, पोल से बन गया आपका पोलर, पोल से आपका क्या बन गया, पोलर। तब पोलर वेक्टर इसको कह सकते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में हो। कैसी लाइन में हो, सरल रेखा वाली हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सुनेंगे क्या क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, नाम सुनते जाइएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है, फोर्स यानी कि बल, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ये सब के सब क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर, तो वैसा वेक्टर जिसमें कोई वेक्टर किसी अक्ष के चारों ओर, किसी अक्ष के चारों ओर, यहाँ पे अक्ष के चारों ओर मूव कर रहा है, या जिसका कह सकते हैं शुरुआती बिंदु कुछ नहीं होता है। शुरुआती जिसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट नॉट अवेलेबल, शुरुआती बिंदु कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ हमारे पास शुरुआती बिंदु दिख रहा था, हेड कौन टेल कौन, इसमें हेड आपका टेल कुछ दिखेगा नहीं, बशर्ते क्या रहेगा, एक एक्सिस के चारों ओर घूमते रहेगा। वह सदिश जो किसी एक्सिस के चारों ओर गमन करते रहता है, या वह सदिश जिसकी दिशा किसी अक्ष के घूर्णन दिशा के होता है, अक्ष के घूर्णन की दिशा में होती है, अक्ष की घूर्णन की दिशा में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश। जैसे फॉर एग्जांपल में बात करेंगे, कोणीय वेग, कौन सा वेग, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। तो ये सब जो है ना आपका सदिश के प्रकार है मुख्य रूप से। इसके बाद हम लोग जो चलेंगे, सदिश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होंगे, करीब करीब 10 से लेके 15, हम टोटल 15 टाइप का सदिश का डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि वेक्टर कितना, 15 प्रकार के वेक्टर के हम लोग अवगत होंगे। उन 15 प्रकार के वेक्टर क्या क्या है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फटाफट। सदिशों के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसमें होगा क्या, सबसे पहला नंबर देखिए, बात को गौर से सुनते चलिएगा, वही आपका यूज होगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर क्या बताया, सबसे पहले
कि वेक्टर का एक होता है इनिशियल पॉइंट P और एक होता है फाइनल पॉइंट यानी Q। इसको दर्शाते हैं कैसे हम लोग, वेक्टर ऑफ PQ। पहला इसको क्या होगा रिप्रेजेंटिंग करने का तरीका, ये आपका हेड हो गया और ये आपका क्या हो गया, टेल हो गया। इसका मॉडुलस निकालना है यानी कि मापांक निकालना है, तो इसका मापांक निकालेंगे तो क्या चलेगा, मोड ऑफ PQ, मोड ऑफ PQ। अब समझिए, सबसे पहला जो वेक्टर होता है हमारे पास जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं या फिर शून्य सदिश। कौन सदिश, शून्य। सबसे पहली वेक्टर जो होती है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या शून्य सदिश। समझिए, कोई बंदा P पर खड़ा था, कहां पे, P पर, आगे बढ़ा लेकिन वो P पर ही है, आगे गया नहीं, P पर है और P पर ही रहा। तो P पर है तो P पर ही रहा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जीरो। P पर था और P पर रहा, आगे गया नहीं ना, हम यहाँ है, हम यही रह गए, आगे नहीं ना गए, तो हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जीरो। कितना, जीरो। तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है जीरो, उसे हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर या शून्य सदिश। एक बार फिर से, जिस वेक्टर का मान या परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ दोज वेक्टर व्हिच हैव जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। जिस सदिश का मान जीरो होता है उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश। नंबर 2 समझिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होता है इकाई सदिश। कौन सदिश, इकाई सदिश। अब इसका मतलब समझते हैं हम लोग कि इकाई सदिश का मतलब क्या होता है। देखिए, अब यदि P के बाद Q, इसका मापांक हम PQ निकाले हुए हैं और PQ का वैल्यू हमारे पास आ जाता है कितना, 1। कितना आ गया भैया, 1। तो 1 का मतलब होता है इकाई और इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट। इसको क्या कहते हैं, यूनिट, मतलब इकाई। तो जिस वेक्टर का वैल्यू या मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का यूनिट का वैल्यू 1 आता है, यानी कि वैल्यू 1 आएगा मैग्नीट्यूड में, उसे हम कौन वेक्टर कहेंगे, यूनिट वेक्टर। तीसरा आइए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, तो समझिएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, जो समझिए, वह वेक्टर जो इकाई वेक्टर रहता है लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई और जेड को रिप्रेजेंट करता है। वह यूनिट वेक्टर जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं, यानी कि आई, जे और के। अब पूछेगा कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मान, तो एक्स एक्सिस वाला होता है आई, वाई एक्सिस वाला होता है जे और जेड एक्सिस वाला क्या होता है, के। इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है सर। देखिए, अगर एक वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम निकालना चाहते हैं, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हम निकालना चाहते हैं, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये चीज आपको पता रखना होगा। अब जैसे समझते हैं हम, जैसे ये आई लिखे हैं तो इसका मतलब आई और नीचे मॉड ऑफ आई चलेगा, ठीक है। जे लिखे हैं यूनिट ऑफ, तो वेक्टर ऑफ जे अपॉन मोड ऑफ जे, मोड ऑफ जे। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा सर आप लोग, ये डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश, तो यहाँ पर आई अगर इधर की ओर जाता है वेक्टर, तो ये हमारा जे, तो इसका ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर माइनस आई और यहाँ पर माइनस जे, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कंपोनेंट आप सीधे जानते हैं, यहाँ पर कोई कंपोनेंट पी रहेगा, तो पी रहेगा तो इधर आई प्लस में और इधर प्लस में, तो यहाँ क्या लिखा है, आई कॉमा जे, आई कॉमा जे, ठीक है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरह से एक्स कॉमा वाई, तो अगर ओ से यहाँ पर ओ से पी लिखेंगे हम लोग, ओ से पी, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जिसमें ओरिजिन से खींचा जाएगा उसको पोजिशनल वेक्टर कहते हैं, और वो सीधे लिखाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे।
चूंकि x है तो x का कंपोनेंट, y है तो y का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट चलेगा। फिलहाल अभी अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला को। ठीक है, अब इसके बाद अगले हम लोग चलते हैं चौथा नंबर पार्ट। चौथा नंबर में मैंने आपको लिखा है निगेटिव वेक्टर अर्थात अपोजिट वेक्टर। तो समझिए, जब दो वेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, जब दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम, जैसे मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका भी मैग्नीट्यूड बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों सेम टू सेम है। मैग्नीट्यूड क्यों? चूंकि मॉडुलस में लगा दिए तो उसका मतलब क्या होता है, मापांक। क्या हुआ? मापांक। तो मापांक यानी कि मैग्नीट्यूड, अर्थात दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक जा रहा है दाईं तरफ तो दूसरे जा रहा है किस में, बाईं तरफ, है ना। ठेठ में क्या कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान था वो पाकिस्तान, ये हुआ उल्टी दिशा में। तो उल्टी दिशा में कहते हैं अपोजिट वेक्टर, क्या कहलाता है, अपोजिट वेक्टर। इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव कहने का मतलब होता है ऋणात्मक सदिश। कौन सदिश? ऋणात्मक सदिश। जो लोग हिंदी वाले होंगे हिंदी में, अंग्रेजी वाले होंगे अंग्रेजी में, दोनों लैंग्वेज में प्रीफर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, जिस सदिश का परिमाण बराबर हो, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जिस सदिश का परिमाण बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश। जैसे देखिए, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का बराबर हो लेकिन परिमाण बराबर नहीं, केवल सदिश लिखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। ये क्या बन गया, निगेटिव। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। कोई तकलीफ इसमें सर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेगेटिव वेक्टर के बाद से, है ना। तो अगला जो वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेक्टर्स। समझिएगा, इक्वल का मतलब होता है, इक्वल को इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्य सदिश या समान सदिश, और इसको कहते हैं नॉन इक्वल यानी कि असमान सदिश। कौन? असमान सदिश, ठीक है, जो बराबर नहीं होता है। तो सुनिए, वह वेक्टर दो या दो से अधिक, फिर से दो या दो से अधिक जिनका परिमाण और दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम रहता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, उसको बोलेंगे हम इक्वल। एक बार फिर से समझिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, अब समझिएगा, और दिशा, पहला नंबर परिमाण बराबर दिशा बराबर नहीं, परिमाण नहीं बराबर दिशा बराबर, और दोनों में से कोई नहीं, ये तीनों के तीनों कंडीशन वाला कहलाएगा आपका नॉन इक्वल। फिर से, दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा बराबर नहीं है। अब ये दिशा बराबर है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है, परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग है, मतलब इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये सब क्या कहलाएगा, नॉन इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएगा, नॉन इक्वल वेक्टर। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद सातवां में देखिए क्या लिखा हुआ है, कोइनिशियल, कोलिनियर एंड कोप्लेनर। मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, सीओ को का मतलब होता है साथ, को का मतलब साथ या फिर सह कह सकते हैं, सह का मतलब होता है एक साथ या फिर अलग अलग नहीं, एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ को इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है जहां से कोई भी चीज इनिशिएट होता है, इनिशिएट करने का मतलब शुरुआती होना। तो वेक्टर कहने का मतलब कहीं से निकलता है, ओरिजिन एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सब तरफ से वेक्टर निकल रहा है। तो सारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, बहुत सारे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से निकल सकता है। तो टू और मोर वेक्टर्स हैव सेम कॉमन पॉइंट, टू और मोर वेक्टर्स हैव सेम कॉमन इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। कौन वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इसमें भी देखिए, को का मतलब हो गया एक साथ, लीनियर मतलब लाइन, वैसा वेक्टर जो एक ही लाइन पर स्थित हो या तो फिर उसके पैरेलल हो। फिर से, दो या दो से अधिक सदिश जो किसी एक रेखा पर हो या फिर उसके समानांतर हो। क्या हो? समानांतर या पैरेलल होता है। टू और मोर वेक्टर आर सेम ऑन अ स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। जैसे ये और ये आपका बी, ये हो गया कोलिनियर। कोप्लेनर किसको कहते हैं? कोप्लेनर। तो फिर समझिए, को का मतलब हो गया एक साथ, को का मतलब एक साथ,
प्लेनर, प्लेनर का मतलब एक प्लेन में। तो मान लिया जाए कि ये आपका प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, इस वेक्टर को ऐसे ऐसे ऐसे। तो जहां पर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर है, लेकिन सबके सब कहां पर है, सबके सब प्लेन में। सबके सब प्लेन यानी कि किस में है, तल में है। तो इसको कहते हैं एक तलीय, सहतलीय, सहतलीय वेक्टर या एक तलीय वेक्टर। ठीक है, वेक्टर यानी कि सदिश। एक बार फिर से समझिए, को इनिशियल, इनिशियल कहने का मतलब होता है शुरुआती, जहां से शुरुआत होगा को इनिशियल वेक्टर। कोलिनियर, कोलिनियर एक ही लाइन पर रहेगा या तो फिर पैरेलल रहेगा। कोप्लेनर जो सबके सब एक ही प्लेन पर होगा, इसे कहते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए बैक करके, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहाँ पे देखिए, फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज वेक्टर, नॉन लोकलाइज वेक्टर, पोजिशनल वेक्टर, ये 4 टाइप के वेक्टर और बच चुके हैं। सबसे पहले पोजिशनल वेक्टर के बारे में जानेंगे। देखिए, जो वेक्टर ओरिजिन से, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन फिक्स होता है ओ से पी। अगर कोई वेक्टर है जो ओरिजिन से कहां फिक्स्ड होता है, क्या रहता है, फिक्स्ड फ्रॉम ओरिजिन, जिसका कह सकते हैं मूल बिंदु से निकलता है, जो मूल बिंदु से पोजीशन आएगा उसी को कहते हैं पोजिशनल वेक्टर, जिसको पी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी भी। तो पोजिशनल वेक्टर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आर है, तो पोजिशनल वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू लिखा आएगा ओ से पी, ओ से पी, इसको कहते हैं पोजिशनल वेक्टर। अब यहाँ पे एक सुन लीजिए, मान लिया जाए क्यू भी होता है पोजिशनल वेक्टर। तो मान लिया जाए पोजिशनल वेक्टर ऑफ यहाँ पर ले लेते हैं एस ले लेते हैं, तो एस का पोजिशनल वेक्टर निकालेंगे ओ से क्यू, ओ से क्यू। बाय द वे ये वाला आपसे पूछ दिया जाता है कि क्यू से पी का पोजिशनल वेक्टर, तो पोजिशनल वेक्टर ऑफ ओ पी क्यू, तो पी क्यू रहेगा, तो पहले कौन शुरू है, पी, अब बाद में क्यू। तो पोजिशनल वेक्टर ऑफ पी क्यू, इसका मतलब होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। पोजिशनल वेक्टर पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर उसको कहते हैं जिसको पैरेलल डिस्प्लेस करने पर, यानी कि पैरेलल अगर डिस्प्लेस करते हैं तो वेक्टर का मान नहीं चेंज करता। एक बार याद रखिएगा, फ्री वेक्टर उसको कहते हैं जिसको पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करने पर वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर्स। लोकलाइज्ड उसको कहते हैं जिसको पैरेलल डिस्प्लेस करने पर वैल्यू चेंज हो जाता है, पैरेलल डिस्प्लेस करने पर वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, नॉन लोकलाइज, नॉन लोकलाइज उसको कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है। फिर से, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जिसका इनिशियल पॉइंट डज नॉट फिक्स्ड नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर इसका उल्टा कह सकते हैं, जिसका इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट आपका फिक्स होता है, अर्थात शुरुआती बिंदु फिक्स, इसमें शुरुआती बिंदु फिक्स नहीं। तो ये तो था वेक्टर से रिलेटेड कुछ संबंधित परिभाषाएं। इसके अलावा 3D के आधार पर वेक्टर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं, तो 1 डायमेंशनल वेक्टर्स, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल वेक्टर। याद रखिएगा, 1 डायमेंशनल वेक्टर्स, 2 डायमेंशनल वेक्टर और 3 डायमेंशनल वेक्टर। चलिए तो एक बार हम लोग जरा वेक्टर्स को पूरा रिवीजन कर लेते हैं। कैसे, लास्ट टर्म में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीरो वेक्टर, उसके बाद क्या पढ़े, यूनिट वेक्टर, फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद इक्वल वेक्टर, फिर नॉन इक्वल वेक्टर, फिर निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स के बाद पढ़े हम लोग अपोजिट वेक्टर्स, निगेटिव और अपोजिट दोनों एक ही होता है। उसके बाद लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड, फ्री वेक्टर्स, पोजिशनल वेक्टर्स, इतना हम लोग पढ़ लिए। फिर बेसिस के आधार पर कर दिए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो ये सब था वेक्टर्स का डेफिनेशंस, यानी कि वेक्टर से संबंधित जितना भी चीज आज हम लोग पढ़े हैं काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कल इसके बाद जो होगा क्लास आपका वेक्टर से रिलेटेड, वो वेक्टर लॉ होगा, वेक्टर लॉ यानी कि सदिशों के नियम। ठीक है, तो जो भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ साथ जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।